आप जानते हैं कि 20 मई को बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा इंतखाबात के हवाले से बारामूला पार्लियामेंट्री सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और इस समय मेरे साथ मुनीर अहमद खान साहब मौजूद है जो कंटेस्ट करने वाले हैं। आप जानते हैं कि मुनीर अहमद खान का जो भाई है वो नईम अहमद खान साहब है जो पिछले कई सालों से लगातार जेल काट रहा है। नईम साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि 2019 के बाद काफ़ी हालातों में तब्दीली रूनुमा आई है और आप इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा इंतखाबात का एक हिस्सा इस वक्त है, तो कैसे आप देख रहे हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करें? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल के वसातत से बात करने का, आवाम तक बात पहुंचाने का। रही बात की जो आपने कहा कि मैं भी अभी कैंडिडेट हूँ, बारामूला लोकसभा पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हूँ मैं अभी, ठीक है। उस नशस्त पे मैं लड़ रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मकसद खाली इलेक्शन लड़ना ही नहीं है मेरा और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ही नहीं है, बल्कि मेरा एक गोल है, ठीक है, मेरा एक मिशन है। और वो मिशन की मैं हर बार बात करता हूँ कि वो एक विजन के साथ है। देखिए, हमारा जो नौजवान है यहाँ का, हमारा जो नौजवान तबका है, इनकी पॉपुलेशन जो है ये पूरी पॉपुलेशन का 70% हिस्सा है और आज तक ये पॉपुलेशन जो है यूथ की, इनके साथ हर तबके ने आज तक इस्तेसाल किया हुआ है और इनकी आवाज़ कोई नहीं बन रहा है आज तक, ठीक है। इनके मसाइल को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी इनका ही एज ग्रुप हूँ, तो इसीलिए मुझे हर एक जगह पे, हर एक कॉर्नर पे नज़र है कि हमारा जो नौजवान है वो ड्रग एडिक्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा जो नौजवान है उस पर स्ट्रेस कितना है, हमारे नौजवान को जो है कितना डिप्रेशन का शिकार है। इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं कि जहाँ से ये सारी बीमारियाँ, जहनी बीमारियाँ इस हमारे नौजवान को लगी है। मेरा मुद्दा और मकसद है कि इन नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना जहाँ पे आके वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और अपना रोशन मुस्तकबिल जो है उसको तामीर कर सके। मैं इस नज़र से इसको देख रहा हूँ। रही बात बाकी लोग जो है रिवायती पॉलिटिक्स जो चल रही है यहाँ पे, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नज़रिया से देख रहे हैं इसको। मैं उस नज़रिया से देख रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं उन नौजवानों को अवेयर करूँ ताकि वो अपना रोशन मुस्तकबिल आने वाले कल के लिए जो है काम करेंगे। मुनीर साहब, अगर हम देखेंगे कि पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से काफ़ी सारे जो लोग हैं जो जमात इस्लामी से वाबस्ता है या साबिका हुर्रियत लीडरान रहे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है और कहीं ना कहीं वो लोकसभा इंतखाबात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इसके हिस्सेदार बने हैं। आपको लगता है कि एक चेंज आई है, एक बदलाव आया है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बदलाव तो आया है। 2019 के बाद हालात में जो बदलाव है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि कई लोगों ने वोट कास्ट किया है, अच्छी बात है, वोट देना हर एक का हक है। लेकिन पिछले 30-35 साल में यहाँ पे जो माहौल बना था कि यहाँ पे बाइकॉट होता था ज़्यादा वोट का, और उस बाइकॉट की वजह से लोग ये भूल ही गए थे कि उनका जो हक है ये उनको उनका आइन देता है ताकि वो अपने लिए ऐसे नुमाइंदे चुने जो उनकी बेहतर नुमाइंदगी कर सके। अब अगर आज देर से ही सही वो लोग समझ गए हैं तो खुशाइंद बात है, जाहिर सी बात है ये। अब आप कह रहे हैं कि बाकी जमातें भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले असम्बली इंतखाबात में आ रहे हैं काफ़ी लोग, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा सबसे कि ऑलरेडी अगर हम आज तक कहीं नाकाम कई मामलों में हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही रही है कि हम एज ए कौम नहीं सोचते हैं, हम कौमी मफादात को कम तरजीह देते हैं बनिस्बत कि इसके हम ज़ाती मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और बजाय इसके कि हम अलग अलग बात करें, एजेंडाज अलग अलग बनाएं और अलग अलग हम बात करें, बेहतर ये है कि अगर कोई एजेंडा किसी का भी सही शुरू हुआ है तो उस एजेंडा को ही हम आगे लेके चलें, सब उसी का साथ दें, सब मिल के काम करें, तो बेहतर मेरे ख्याल से यही होगा। मुनीर साहब, अगर हम देखेंगे कि जो 2019 से पहले जो हालात यहाँ पर रही है, चाहे हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसके बाद
काफ़ी हालातों में तब्दीली रोनमा आई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ऑफिस के ऊपर बैन लगाई गई है और उससे पहले ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो हेड क्वार्टर है उसको बंद किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान में भी कई हद तक जो है हालातों में तब्दीली रोनमा आई है। आपको लगता है कि इस वक्त बेस्ट फील्ड है हर किसी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का सोच रखना वाला हो या आम शहरी या यूथ? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि पूरे दुनिया के हालात बदल गए हैं। उसमें खासकर हमारे साउथ एशिया के भी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ भी हालात काफ़ी बदल गए हैं। काफ़ी चेंज आई है, उस पार भी चेंज आई है काफ़ी, इधर हमारे मुल्क में भी हालात बदल गए हैं। बेहतर यह है कि हमें भी उसके साथ साथ अपनी सोच बदलनी होगी, अपना तरीक़ेकार बदलना होगा और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए सबको मिलजुल के काम करना होगा। और कश्मीर की जहाँ तक बात हम करेंगे, देखिए पूरा जम्मू कश्मीर एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन में है। जाहिर सी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन आता है, जम्मू कश्मीर की तरक्की तभी मुमकिन है जब यहाँ पे अमन होगा, ठीक है। और इस अमन के लिए मैं जो कह रहा हूँ, इसमें मैं ये बात करूँगा कि ये जम्मू कश्मीर जो है बटा हुआ है 3 हिस्सों में, ठीक है। और तीनों बड़ी कंट्रीज़ जो बात करते हैं, क्लेम करते हैं इस जम्मू कश्मीर की ज़मीन पे, अगर ये तीनों कंट्रीज़ एक साथ मिल के इस जम्मू कश्मीर को एक रोल मॉडल के तौर पेश करें दुनिया के अमन के लिए, तो आज की डेट में पूरे दुनिया में तबाही मची हुई है हर तरफ। और हम एक मैसेज यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी सरजमीन रही है जिसकी हिस्ट्री पिछले 10,000 साल की है, जिसकी हिस्ट्री पिछले 8,000 साल से है, ठीक है। और यहाँ से हमेशा जो है अमन और आज़ादी का ही नारा लगा है, ठीक है। और पूरे दुनिया में अगर अमन और डेमोक्रेसी की कभी बात गई है तो उसके जो बाब हैं वो यहीं से लिखे गए और यहीं से चले हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि अगर फिर एक बार एक मौका दिया जाए, पूरे जो इसके हमारे हमसाए मुल्क भी हैं और हमारा मुल्क भी जो है, अगर ये कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर से इस अमन को हम आगे बढ़ाएं जो पूरी दुनिया के लिए अमन का मतलब ना एक मिसाल साबित हो, तो अच्छी बात है उसके लिए। मुनीर साहब, अगर हम देखेंगे कि हाल ही में जो वोटिंग हुई है पार्लियामेंट्री सीट जो श्रीनगर की थी, और उसमें हमने देखा कि 100% वोटिंग हुई है। अब इस वक्त जो है सरहदी भी खामोश है, और इसके साथ साथ आपको लगता है कि एक अमन का माहौल इस वक्त छाया हुआ है तमाम इलाकों में? अगर हम देखेंगे कि शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में भी वोट पड़ा है, आपका त्राल इलाका है वहाँ भी वोट पड़ा है, और हर किसी ज़िले में, जो ज़िले हमेशा वायलेंस प्रोन रहे हैं माजी में, अगर हम 2014 की बात करें, 2012 की बात करें, हालांकि आप जानते हैं कि त्राल एक इलाका माना जाता था, एक ज़माने में उसको कंदहार के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन वहाँ पर जो मुकीम है बस्किंदर है, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। आपको लगता है कि आपके ज़रिए एक वकालत होगी उन नौजवानों के लिए या साबिका सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं उनके लिए, ताकि वो भी इस मुख्यधारा में शामिल हो सके? बिल्कुल, आपका जो सवाल है, आपने त्राल की बात की, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी ऐसे ही मसाइल है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं। और उधर भी आप देखेंगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा इलाका पलालन है, वो भी बहुत बड़ा इलाका माना जाता था उस टाइम की, मतलब वहाँ भी हालात हमेशा ख़राब रहते थे। खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात हम करेंगे, ओल्ड टाउन बारामूला की बात करेंगे हम, तो वहाँ भी ये मामले हैं। ये जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में ये मामले हैं। हाँ, एक अच्छी सोच अगर अभी आगे बढ़ी है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ें अच्छी जो कि यहाँ पे की है कि थोड़ा सा अमन को एक गुंजाइश बख्शी है, हमें भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और हम अभी तक कर रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि आप भी कोशिश करेंगे, मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ। मेरा तो अभी 30-35 साल के बाद पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी पलाहलन के अंदर गई है कैंपेन चलाने के लिए और वोट मांगने के लिए। मैंने डोर टू डोर जाके वहाँ लोगों को यही बात समझाई। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग जो आज तक फुल बाइकआउट करते थे, 100% बाइकआउट करते थे यहाँ पे, आप वोट दे दीजिए, अपना नुमाइंदा चुनिए आप, जो आपके मुश्किलात का अजाला कर सके, जो आपके मुश्किलात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाए। तभी जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी आपके बारे में तरतीब दे सकती है।
और मुझे उधर अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा उसके साथ साथ लोगों ने ये भी उधर मुझे जो है अपने ख्यालात में बताया कि यहाँ पे लोग तैयार है बाइकआउट जो है आज तक हम कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए, हम वोट डालना चाहते हैं अब की बार। लेकिन आज तक भी कई मतलब ऐसे हरबे यहाँ पे हुए, कुछ मिसक्रेंट्स के ज़रिए यहाँ पे हमेशा हालात ख़राब करवाए गए और उसका जो है भुगतना फिर पलालन के अवाम को पड़ता है। अगर हमें ऐसा मौका दिया जाएगा हम ज़रूर वोट डालेंगे। और दूसरा ये कि हम किसी भी जो आज तक के नुमाइंदे हमारे पास आए हैं हम किसी पे भी एतमाद नहीं कर सके, और उनका ये कहना है कि अगर हमें कोई एतमाद करने के लायक कोई भी नुमाइंदा मिलता है ज़रूर हम वोट डालेंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन एरियाज़ से वोट पड़े जहाँ बाइकआउट आज तक रहा है, उनके उन मसाइल को हम समझें कि वो लोग बाइकआउट करते क्यों थे। और इसके लिए मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही अपील करना चाहता हूँ बार बार, और करता भी हूँ आपकी वसातत से, कि आप भी उन बैरियर्स को जो है हटा दीजिए जिन बैरियर्स ने इस आम आदमी को, इस आम नौजवान को जिसके ऊपर स्टोन पेल्टर का टैग है, जिसके ऊपर एक्स मिलिटेंट का टैग है, जिसके ऊपर माइग्रेंट यूथ का टैग है, आप इनके सरों से वो टैग अगर हटा देंगे तो ये यूथ भी इस डेवलपमेंट में, इस अमन में, इस प्रॉस्पेरिटी में हिस्सेदार बनना चाहता है, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। इनको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है एक मौका देने के लिए गुंजाइश है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको एक मौका देती है तो ये नौजवान कल आपके कौम के लिए, आपके अमन के लिए, आपके नए कश्मीर के लिए मैं कहता हूँ एक एसेट के तौर काम करेंगे। मुनीर साहब, आखिर में मेरा यही सवाल होगा कि अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें, हमेशा बारामूला सोपोर जो ज़िला बारामूला है वो हमेशा जमात इस्लामिया का हॉट बेड माना जाता था, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं पट्टन इलाका, वहाँ पर कई सारे मिलिटेंट कमांडर रह चुके हैं। और आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ का जो यूथ है, आप अपने पास उनको लाने के लिए कितनी कोशिश करोगे? क्योंकि एक माइंड सेटअप एक रहा है माजी में, वो डाइवर्ट करना या अपने आप तक लेना वो बहुत एक मुश्किल बात है। तो कैसे आप इन नौजवानों को अपने सफ़ों में शामिल करने के लिए कोशिशें करोगी? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है इस मामले में, मैं देख चुका हूँ कि ग्राउंड पे जो है सिचुएशन डिफरेंट है। जो हमारे एक्स मिलिटेंट्स हैं, जो 90 में मतलब जिन्होंने शुरुआत की है, ठीक है, जिनको हम एक्स मिलिटेंट्स कहते हैं, उन्होंने हथियार उठाया था, उन्होंने सज़ाएं भी काटी है, ठीक है। अब वो उस टाइम 16 साल के 17 साल के जवान थे, जज्बाती होता है, बचपना था उनका, ठीक है। लेकिन आज वो 55 साल के हो रखे हैं, 50 से ऊपर की आज की उनकी एज है। आज वो सोसाइटी में कहीं कहीं पे ज़ियाज़त शहरी भी बने हुए हैं। आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आज उनकी बेटियां बड़ी हो गई है, और आज की डेट में उन्होंने भी वो रियलाइज़ किया है कि जो कदम उन्होंने उस टाइम उठाया, उस टाइम वो पूरा कौम जो है, एक साइड में से एक सैलाब चल रहा था, सैलाब के टाइम में, डिज़ास्टर के टाइम में ये नहीं देखा जाता है कि आप किस तरफ जाएंगे, वो मौका आपको मिलता ही नहीं है। खैर, अब उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। आज उनको मालूम है कि वो फ्रूट जो है उससे निकला वो खाने लायक फ्रूट नहीं था, या उसका जो आउटकम है उससे क्या हमारी ज़िंदगियों पे असर पड़ा है। अब क्या है कि मैं कह रहा हूँ, उसके साथ साथ 2001 के बाद जो स्टोन पेल्टर्स की आप बात करते हैं, जो हमारा नौजवान उस टाइम 14-15 साल का था, उन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। तभी तो मैं कहता हूँ बार बार कि इनको एक बार माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को अब रियलाइज़ किया हुआ है। हाँ, इनको मौका देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इनको मौका दे रहा है, एक बार मतलब माफ़ करने की तो गुंजाइश है। अब अगर हम इनको मौका देते हैं, यही लोग आपकी तामीर तरक्की में कल एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ा असासा है। और ये यूथ जो है, जब ये तामीर तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ये बहुत ही हुनरमंद यूथ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एक नया कश्मीर तामीर करने में। और जो आप कह रहे हैं कि क्या इनको आप रागिब कर सकते हैं अपनी तरफ, ये तो तैयार हैं पहले से, लेकिन इनके लिए किसी ने आज तक दरवाजे नहीं खोले, इनके लिए किसी ने आज तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं दिया जहाँ पे आके ये अपनी बात, अपना दर्द, अपना जो भी है कुछ शेयर कर सकें वहाँ पे। इसीलिए मुझे मजबूरी पड़ी कि मैंने इनके लिए अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला है जहाँ कौम के हर फ़र्द को मैं ये मौका दे दूँगा, जहाँ पे कोई टैग के साथ
किसी को नहीं देखा जाएगा। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मामला रहा है कि वो सिलेक्ट करके यूथ को अपनी विंग्स में डाल देते हैं, यूथ विंग्स में। जबकि मैं कहूँगा कि हमारा आज का जो यूथ है उनको विंग्स में रखने के बजाय उनको पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना चाहिए और उनके हाथ ही हमें सारी बागडोर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास एक्सपोजर भी अच्छा है और उनके पास तालीम भी अच्छी है और उन्हीं को ये सब झेलना पड़ रहा है। वो बेहतर मुस्तकबिल की जो राह है वो हमवार कर सकते हैं, वो बेहतर मुस्तकबिल के जो दरवाजे हैं वो खोल सकते हैं। इसीलिए हमने उनको ही चांस देना चाहिए और मैंने इसीलिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। मैं कहता हूँ कि जो आज का यूथ है ये कल के लीडर्स बने, हमें क्रिएट लीडरशिप करनी है। जी हाँ, आपने सुना कि मुनीर अहमद खान का बयान कि जो यूथ है वो हमारा एसेट है, वो हमारा कल का मुस्तकबिल है। लेकिन ये बात ज़ाहिर तौर पर एक अच्छी बात है कि जो माजी में हुआ है, चाहे हम मिलिटेंसी की बात करें, चाहे हम स्टोन पेल्टिंग के हवाले से बात करें, उन चीज़ों को अब फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है और ख़ासकर नौजवान तबका जो है उनको अपने पास लाने के लिए उनकी ज़िंदगियों को बेहतर मुस्तकबिल के ओर हमें ले जाने की ज़रूरत है। आमिर निसार के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, श्रीनगर।